सुप्रभात। संस्कृत क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, समास प्रकरणम। तो समास प्रकरण में हम लोग समासाह, समास के बारे में पढ़ेंगे कि समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और इन भेदों के प्रयोग से समास अथवा विग्रह कैसे बनाया जाता है। तो आप देख रहे हैं समासाह समास, इसका सूत्र होता है, परिभाषा संस्कृत में एक पदी भावः समासः, अर्थात एक पद होने का भाव समास कहलाता है। कई पद जब एक पद में बदल जाते हैं तो वे समास कहलाते हैं। जब दो या अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे समास, समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। यानी समास को हम समस्त पद भी कहते हैं और सामासिक पद के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ पर विग्रह दिया हुआ है और इसका समास या समस्त पद या सामासिक पद बनाना है। तो फर्स्ट में हम देख रहे हैं गंगायाः जलम, ये विग्रह है गंगायाः जलम। तो इसका समास कैसे बनेगा? तो गंगायाः जलम में विभक्ति चिन्ह को छोड़कर मूल शब्द निकला गंगा और जलम में से मूल शब्द निकला जल, तो बना गंगा जल। लेकिन उत्तर पद की प्रधानता होने के कारण गंगायाः जलम में गंगा का जल अंतिम पद प्रधान है, इसलिए जलम में जो विभक्ति वचन लिंग है वो फिर से गंगा जल में लगा दिया गया। आप जब तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तो समझेंगे कि अंतिम पद प्रधान होने पर उसे किस प्रकार से विग्रह अथवा समस्त पद में बदला जाता है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया है रामः च लक्ष्मणः च भरतः च, ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है और इसका समास बना राम लक्ष्मण भरताः। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं राम लक्ष्मण भरताः कैसे बना। तो रामः में से मूल पद राम निकला, लक्ष्मणः में से मूल पद लक्ष्मण निकला या मूल शब्द कहिए लक्ष्मण निकला और भरतः में से मूल शब्द भरत निकला। लेकिन द्वंद्व समास का रूल होता है कि अंतिम पद का लिंग, विभक्ति एवं वचन ही पूरे समास का लिंग, विभक्ति एवं वचन होता है। इसलिए भरत शब्द का रूप चला पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी रामः एक वचन के स्थान पर है, लक्ष्मणः द्विवचन के स्थान पर और भरतः बहुवचन के स्थान पर। तो इसका रूप चला भरतः भरतौ भरताः। तो आंसर बना राम लक्ष्मण भरताः। गंगा का जल लो तो उसमें अंतिम पद जल प्रधान था। राम लक्ष्मण भरत जाते हैं तो यहाँ राम भी जा रहे हैं, लक्ष्मण भी जा रहे हैं, भरत भी जा रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ राम लक्ष्मण भरत को प्रणाम करो तो राम को भी प्रणाम करो, लक्ष्मण को भी प्रणाम करो और भरत को भी प्रणाम करो। तो प्रत्येक पद प्रधान होने के कारण ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल हुआ। इसलिए द्वंद्व समास को बनाने का नियम आपको मैं बताऊंगा कि प्रत्येक मूल शब्दों को निकालकर अंतिम पद का लिंग विभक्ति वचन पूरे समास का लिंग विभक्ति वचन होता है। और ये इतरेतर द्वंद्व में आप लोग पढ़ेंगे। द्वंद्व समास का भी तीन भेद होगा, इतरेतरः, समाहारः, एक से स। अगला एग्जाम्पल दिया है वनस्य समीपम। तो अंत में यहाँ समीपम जुड़ा हुआ है षष्ठी विभक्ति लगाकर। तो जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो और षष्ठी विभक्ति में यहाँ पर है तो समीपम के बदले हम लोग उप निकालते हैं। खास अव्यय या उपसर्ग आता है जिसके बदले कहीं समीपम, कहीं योग्यम, कहीं पश्चात, कहीं आपको अनतिक्रम्य इत्यादि जोड़ा जाता है। तो उसके बदले
मूल शब्द निकलता है, जैसे समीपम के बदले उप निकला, वनस्य का मूल शब्द वन निकला तो उपवन बना, और अव्यय भाव समास हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं, तो यहाँ पर आंसर बना उपवनम। अगला आप लोग देख रहे हैं समास के मुख्य 4 भेद एवं कुछ उपभेद ये हैं। यहाँ पर मैंने 3 भेदों का एग्जाम्पल दिया है, तत्पुरुष का, द्वंद्व का और अव्यय भाव का। बहुब्रीहि समास भी एक समास के मुख्य 4 भेद में से एक भेद आते हैं। तो यहाँ पर समास के मुख्य 4 भेद आप लोग देखेंगे और उसके कुछ भेद यानी समास के कुछ उपभेद या कह सकते हैं भेदों के भेद। तो समास के मुख्य 4 भेद एवं कुछ उपभेद ये हैं, ये मीन्स ये नीचे लिखे गए हैं। फर्स्ट है अव्यय भावः समासः। तो यहाँ पर 6 भेद हैं इसके। उपसर्ग है, अनु है, प्रति है, यथा है, निर है और स है। इसके अतिरिक्त भी और होते हैं लेकिन मुख्य में ये 6 आते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का भेद में विभक्ति लिखा हुआ है, नए समास है, उपपद है, कर्मधारय है और द्विगु है। तो ये तत्पुरुष समास के मुख्य भेद हो गए, विभक्ति, नए, उपपद, कर्मधारय और द्विगु। तीसरा नंबर है बहुब्रीहि समास। इसके भी कई भेद होते हैं लेकिन हम 2 मुख्य भेद पढ़ेंगे, समानाधिकरणम एवं व्यधिकरणम। फिर द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व का 3 भेद हम पढ़ेंगे, इतरेतरः, समाहारः एवं एकशेषः। अब यहाँ विग्रह के बारे में जानकारी लेंगे। विग्रह किसे कहते हैं? तो सामासिक शब्द या समास के द्वारा बने हुए शब्द के सभी पदों को अपने मूल रूप में विभक्ति के साथ अलग अलग करके दिखलाना विग्रह या समस्त पद विग्रह या सामासिक विग्रह कहलाता है। यानी विग्रह में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सामासिक शब्द या समास या समस्त पद हो तो उसको विभक्ति चिन्हों के माध्यम से या उचित नियम के माध्यम से अलग अलग करके दिखलाया जाता है। अब फर्स्ट हम शुरू करते हैं अव्यय भाव समास। अव्यय भावः समासः पूर्व पद प्रधानो अव्यय भावः, ये सूत्र होता है अव्यय भाव समास का। अर्थात जिस समास का पहला पद प्रधान हो, अव्यय से युक्त हो, उपसर्ग भी अव्यय ही होता है, तो अव्यय या लिख दिया हुआ है या उपसर्ग से युक्त हो, आप सीधे कह सकते हैं अव्ययी भाव है तो अव्यय से युक्त है, क्योंकि उपसर्ग भी अव्यय ही होता है। और समस्त पद यानी समास हमेशा क्लिबलिंग में हो। क्लिबलिंग मीन्स नपुंसक लिंग, तो नपुंसक लिंग एक वचन में हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। जैसे उपनगरम। अब उपनगरम में उप से शुरू हो रहा है, अव्यय है, और अंत में नपुंसक लिंग एक वचन भी है, तो मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाकर हमने उप के बदले समीपम लिख दिया, नगरस्य समीपम। तो इसके अंतर्गत यानी अव्यय भाव समास के अंतर्गत आने वाले कुछ मुख्य अव्यय ये सब हैं, उप, अनु, प्रति, यथा, निर और स। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 ऐसे तो और होते हैं, 11-12 होते हैं अव्यय इसमें मेन, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो परीक्षा के दृष्टिकोण से है VVI, वो ये 6 ही होते हैं। तो इसी को मैंने लिखा है, नोट में लिख दिया है कि अव्यय भाव समास के समस्त पद को नपुंसक लिंग एक वचन में लिखने का नियम। अब नपुंसक लिंग एक वचन में कैसे लिखा जाता है अव्यय भाव समास के समस्त पद को, इसे देखेंगे। अगर क में कहता है अकारांत शब्दों के अंत में म हलंत जुड़ता है, जैसे यहाँ पर समीपम के बदले उप निकाल लिए, नगरस का मूल शब्द नगर निकाले, नगर के लास्ट में अ है, र हलंत जोड़ अ, तो अ से अंत होने वाला में म हलंत जोड़ देते हैं। अगर यहाँ पर रहता गंगायाः समीपम तो हम उप निकालते,
गंगा मूल शब्द निकालते, लेकिन आ से अंत होता, तो आ से अंत होने वाला में हम लोग आ को हटाकर अ प्लस म हलंत जोड़ते हैं। तो वो मैं नीचे बताऊंगा आप लोगों को। अभी ख में देखिए, ख में कहता है नकारांत यानी न हलंत से अंत होने वाले या शब्दों के अंत में न हलंत को हटाकर म हलंत जुड़ता है। जैसे अब अगर रहेगा राजन, राजन शब्द रूप में न हलंत है तो राजम हो जाएगा। अगर वहां पर रहेगा राज्ञः समीपम, राजा के पास, तो उप प्लस राजन उसमें निकालना है, तो उपराजन न होकर के न को हटाकर म जोड़ देंगे, उपराजम आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से अगला नियम आप देखेंगे, व्यंजन, ग में है व्यंजनांत, शब्दों के अंत में हलंत को हटाकर म हलंत जोड़ते हैं। यानी कर्मन, वर्मन, परवन, ये तो न हलंत से अंत होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त भी व्यंजनांत पद सब आते हैं। जैसे स हलंत से अंत होने वाला, तो वहां पर स में से हलंत को हटाकर म हलंत जोड़ देंगे, यानी म हलंत फिर से जोड़ेंगे। कुछ त हलंत से अंत होने वाले शब्द रूप होते हैं, तो त को जैसे भवत है तो वहां पर त हलंत को हटाकर और म हलंत जोड़ेंगे। अब यहाँ पर घ नियम दिया, आकारांत शब्दों के अंत में आ हटाकर अ प्लस म हलंत जोड़ते हैं। हरस्वी कारांत या और दीर्घी कारांत माने ई और दीर्घी से अंत होने वाले या हरस्वी कारांत दीर्घी कारांत शब्दों के अंत में हरस्वी जुड़ता है। यानी यहाँ पर आपको म हलंत नहीं जुड़ेगा, सिर्फ हरस्वी कार किया जाएगा। जैसे अगर मुने समीपम है तो उपमुनि, नद्याः समीपम है तो उपनदी। हरस्व व दीर्घु से अंत होने वाले शब्दों के अंत में यानी हरस्व कारांत और दीर्घु कारांत शब्दों के अंत में हरस्व जुड़ता है। जैसे रहेगा साधो समीपम, तो आंसर बनेगा उप साधु, वहां म हलंत नहीं जोड़ा जाएगा। ओकारांत और औकारांत शब्दों के अंत में भी हरस्व उ ही जुड़ता है। फिर जैसे कि गो है, नौ है, तो वहां पर गु और नू हो जाएगा। नाव के पास, गाय के पास, तो वहां पर अगर हमको बनाना है तो ओकारांत औकारांत मूल शब्द को हटाकर उसमें उ का प्रयोग करेंगे। अब कहता है रीकारांत शब्दों के अंत में हरस्व रीकारांत और दीर्घ रीकारांत तो कम आते हैं, लेकिन दीर्घ री आने पर भी उसके अंत में हरस्व री ही जुड़ता है। जैसे आप एग्जाम्पल में अब यहाँ पर देखेंगे, मैं फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ उप जो है इसका प्रयोग समीपार्थक होता है, यानी समीप के अर्थ में, के पास। तो इसके बारे में आप देखेंगे, उप से प्रारंभ होने वाले समास का विग्रह करते समय मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाकर समीपम जोड़ते हैं। नियम हो गया कि कोई भी शब्द अगर उप से प्रारंभ हो रहा हो, कोई भी समस्त पद, तो वहां पर विग्रह करते समय हम लोग मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और समीपम जोड़ देंगे। समास बनाते समय समीपम के बदले उप लिखेंगे, प्लस मूल शब्द लिखेंगे, प्लस नपुंसकलिंग एक वचन वाला नियम जो है ऊपर में उसको लगाएंगे, उसका प्रयोग करेंगे। होता है जैसे समास दिया हुआ है, विग्रह है और अर्थ है। अब उपनगरम है तो उपनगरम में मूल शब्द नगर है, तो वहाँ रूल के अनुसार, नियम के अनुसार आप नगर में षष्ठी लगा देंगे। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का खासकर प्रयोग होता है, नगरस्य, और उप के बदले समीपम। इति अगर जोड़ने का मन है तो यहाँ भी इति लिख सकते हैं, नहीं तो नगरस्य समीपम भी छोड़ सकते हैं। आंसर हो गया हिंदी अर्थ नगर के पास या नगर के समीप। इसी तरह से अब उपगंगम है। उपगंगम में मूल शब्द गंगा है, आ हटाकर म हलंत जोड़ा गया है, अ प्लस म हलंत, तो गंग का मूल शब्द निकालेंगे गंगा। गंगा का रूप षष्ठी विभक्ति में चलेगा, लता के अनुसार लताया, तो यहाँ पर गंगाया समीपम, अर्थ हो जाएगा गंगा के पास। फिर उप से शुरू है उपमुनि।
अब हरस्वी कारांत है तो महलंत नहीं लगा हुआ है। अब मुनि का षष्ठी विभक्ति में मुने होगा, तो यहाँ पर लिखा गया मुने समीपम, मुनि के पास। अगर द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करना हो तो मुनियोह समीपम भी हो सकता है, दो मुनियों के पास, और मुनिनाम समीपम कीजिएगा तो मुनियों के पास। तो सेंटेंस पर भी डिपेंड करता है, अगर सेंटेंस में बनाना हो या आंसर दिया हो उसमें एक वचन ना हो तो द्विवचन बहुवचन भी चुना जा सकता है। अब एक नगर के पास है, अगर नगरयोह समीपम या नगरानाम समीपम दे दे तो वहां भी आंसर उपनगरम का सही हो जाएगा। नगरस्य समीपम, नगरयोह समीपम, नगरानाम समीपम, यानी षष्ठी विभक्ति का कोई वचन हो सकता है। पर उपगंगम में एक ही गंगा होती है तो एक ही वचन में रहेगा, गंगायाह समीपम। अब दो गंगा और बहुत गंगा के पास ऐसा नहीं होगा। उपनदी है, अब नदी में भी एक वचन का अगर हम प्रयोग करते हैं तो षष्ठी में होगा नद्याह और समीपम जोड़ देंगे, नद्याह समीपम आंसर बनेगा और अर्थ होगा नदी के पास। उपोद्यानम है तो उपोद्यानम में उपजोर उद्यानम आएगा, पहले संधि विच्छेद करेंगे, उपजोर उद्यानम। अब उद्यान मूल शब्द है तो उद्यानस्य बालक शब्द रूप के अनुसार चलेगा षष्ठी में, यानी ये नपुंसक लिंग होगा तो फल पर चलाइएगा, तो फल भी षष्ठी में बालक के समान ही चलता है। तो उद्यानस्य समीपम, यहाँ पर हिंदी अर्थ हो गया बगीचा के पास। हिंदी अर्थ परीक्षा में लिखा नहीं जाता है, ये समझने के लिए दिया गया है, या प्रयोग पूछे या पूछ दे कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा तब इसको चुनेंगे। ऐसे खुद बनाना रहे अगर तो बनेगा उपोद्यानम का उद्यानस्य समीपम, और उद्यानस्य समीपम का समस्त पद बनेगा उपोद्यानम। अब समस्त पद कैसे बनता है तो जहां जहां समीपम लिखा हुआ है इसके बदले सब में उप निकाल दिया गया, और उसका मूल शब्द जैसे नगर है उपनगर, उपगंगा, उपमुनि, उपनदी, उप उद्यान, तो उप जोर उद्यान उपोद्यान बना। अब हमको गौर करना है कि नगर अकारांत है तो महलन जुड़ेगा, गंगा आ से अंत हो रहा था तो आ को हटाएंगे तो गहलंत बचेगा, गहलंत में अ प्लस महलंत जोड़ देंगे तो गंगम बनेगा। अब यहाँ उपमुनि में है हरस्वीकारांत मुनि मूल शब्द, तो हरस्वीकार को हर्षिकार ही छोड़ देंगे। उपनदी में मूल शब्द दीर्घिकार है तो उसको हटाकर उपनदी करेंगे, या नद से नदी बना है तो उपनदम भी आंसर हो सकता है। नद्याह समीपम का समास उपनदम या उपनदी दोनों हो सकता है। फिर है उद्यानस्य समीपम, तो उप निकलेगा, उद्यान तो उपोद्यान बना, अकारांत है तो महलंत जोड़ा गया। अब इसी तरह से यहाँ पर आप लोग देखेंगे ऋषेह समीपम, ऋषि के पास, तो ऋषि के बदला में उप निकला, और ऋषेह का मूल शब्द ऋषि, तो अ जोड़ ऋ बराबर अर बनता है, देव जोड़ ऋषि देवर्षि, तो उप जोड़ ऋषि उपरषि, ये र हलंत जो है यहाँ पर आया, और हरस्वी कारांत है इसलिए महलंत नहीं जुड़ेगा। यमुनाया समीपम, उप और यमुना में से आ को हटाएंगे तो न हलंत, न हलंत में अ प्लस म हलंत यानी उप यमुनम। आहारस्य समीपम, तो उप निकलेगा, आहार जोड़ाएगा तो बना उपाहार, और अ से अंत हो रहा है तो महलंत जोड़ा जाएगा। अगला है साधु समीपम, साधु के पास, आहारस्य समीपम भोजन के पास। अब यहाँ पर साधु में से पहले तो समीपम के बदले उप निकला, और साधु का मूल शब्द साधु हरस्व कारांत है तो हरस्वी ही हम छोड़ देंगे। अगला एग्जाम्पल दिया है नेत्रयोह समीपम, दो नेत्रों के पास, जैसे चश्मा दो नेत्रों दो आंखों के पास पहनते हैं, तो इसमें क्या होगा, या दो नेत्रों के पास कोई चीज है तो सबसे पहले उप निकलेगा, नेत्रयोह का मूल शब्द नेत्र निकलेगा, अ से अंत हो रहा है तो महलंत जोड़ देंगे, उपनेत्रम। अब पितु समीपम है तो समीपम के बदले उप निकालिए, पितु का मूल शब्द पितृ शब्द रूप होता है, और री से अंत होने वाले में री जुड़ता है, यानी री ही छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समास का विग्रह और विग्रह का समास बनाना सीखा। अब इसका अगला एग्जाम्पल था अव्यय भाव का अनु, यानी अगला अव्यय है अनु। अनु का प्रयोग पश्चात यानी के पीछे और के योग्य दोनों स्थान पर होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे पश्चात अर्थक यानी पश्चात अर्थक
पश्चात जोड़ अर्थक यानी के पीछे। तो अनु से प्रारंभ होने वाले समास का विग्रह करते समय फिर मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाकर लेकिन समीपम न जोड़ कर यहाँ पश्चात जोड़ते हैं। और समास बनाते समय क्या करते हैं तो अनु यानी पश्चात के बदले यहाँ अनु निकालते हैं, वहाँ समीपम के बदले उप निकालते थे, यहाँ पश्चात के बदले अनु प्लस मूल शब्द प्लस नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग करते हैं। फिर हूबहू वही चीज रहेगा, केवल उप के स्थान पर अनु हो जाएगा। बस इतना हल्का तो है ये अनु यानी पश्चादर्थक। तो समास विग्रह और अर्थ दिया गया है। समास में है अनुमार्गम, तो मूल शब्द मार्ग है, इसमें षष्ठी लगा दिया गया, मार्गस्य, अनु के बदले पश्चात जोड़ा गया, मार्ग के पीछे, रास्ता के पीछे। अनुद्यानम है तो अनु जोड़ उद्यानम यानी उद्यान मूल शब्द है, अब उद्यान में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो उद्यानस्य हुआ, और अनु के बदले पश्चात यानी बगीचा के पीछे, जैसे उसका घर बगीचा के पीछे है तो ये उद्यानस्य पश्चात। अनुरथम है, अब रथ शब्द है तो यहाँ पर षष्ठी लगाएंगे तो रथस्य होगा, और अनि के बदले पश्चात, अनु के बदले पश्चात, तो रथस्य पश्चात बना। आंसर इसका अर्थ होगा रथ के पीछे। अनुरामम है, अनुरामम में षष्ठी रामस्य हुआ, राम का षष्ठी लगाएंगे रामस्य, और अनु से पश्चात जोड़ेंगे तो बना राम के पीछे। सीता अनुरामम अगच्छत यानी सीता राम के पीछे गई। अगला फिर समास विग्रह और अर्थ है, जैसे अनु विष्णु है, अब विष्णु का षष्ठी विभक्ति में रूप चलेगा विष्णु, और इसके बाद पश्चात लिखाएगा, विष्णु पश्चात, अर्थ होगा विष्णु के पीछे। मुनेह पश्चात, अब इसका समास बनाना है, समस्त पद, तो पश्चात के कारण अनु निकलेगा, और मुनेह का मूल शब्द मुनि, हरस्वीकारांत है तो हरस्वीकार ही रहेगा। नगरस्य पश्चात में नगर के पीछे अर्थ होता है, पश्चात के बदले अनु निकला, और नगरस्य में से मूल शब्द नगर निकला, और अ से अंत हो रहा है तो महलंत जोड़ा जाएगा, अनु नगरम। पितुह पश्चात है तो अनु निकला, और पितुह में से मूल शब्द पितृ निकला, रीकारांत शब्द में री ही छोड़ देते हैं। गृहस्य पश्चात है तो मूल शब्द गृह निकलेगा, अनु प्लस मूल शब्द गृह प्लस महलंत, अ से अंत होने वाले में महलंत जोड़ते हैं। नद्याह पश्चात है नदी के पीछे, तो यहाँ पर भी अनु निकला, और नदम या फिर नदी, दीर्घिकार को हरस्वीकार कर देते हैं नदी के पीछे। अब नोट दिया गया है कि अनु का योग्यतार्थक भी होता है, यानी के योग्य अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, इसका प्रयोग योग्य अर्थ में भी होता है। अतः विग्रह करते समय मूल शब्द में, देख रहे हैं, मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाकर योग्यम जुड़ता है, और समास में फिर अनु प्लस मूल शब्द प्लस नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग होता है। तो आप जिस प्रकार से ऊपर वाला बनाए हैं पश्चात वाला, उसी तरह से योग्यम भी लास्ट में रहे तो अनु निकाल लेंगे, मूल शब्द प्लस नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग करेंगे। केवल अर्थ लिखते समय या समास का विग्रह करते समय आपको षष्ठी विभक्ति लगाकर योग्यम जोड़ेंगे। खासकर नाउन आता है संज्ञा शब्द तो वहाँ पश्चात का प्रयोग होता है, और संज्ञा को छोड़कर कोई शब्द आता है तो वहाँ योग्यम का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप ऑप्शन देख करके बनाएंगे। अगर अनुरामम है तो रामस्य पश्चात भी बनेगा, रामस्य योग्यम भी बनेगा। अब हम लोग कुछ यहाँ पर समास का विग्रह देखेंगे और अर्थ देखेंगे। तो समासिक पद में या समस्त पद में अनुरागम लिखा हुआ है, रागम, तो राग में षष्ठी लगाएंगे तो रागस्य हुआ, और यहाँ पर हम लोग योग्यम भी जोड़ेंगे, तो रागस्य पश्चात राग के पीछे रागस्य योग्यम, तो राग के योग्य। अनुरूपम है तो रूप के योग्य श्रृंगार करना चाहिए, तो यहाँ पर हो गया रूपस्य
योग्यम, रूप के योग्य। अनुदानम है तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दानस्य योग्यम, दान के योग्य। यानी दानस्य पश्चात, दान के पीछे दान के योग्य दोनों बन सकता है। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। अनु नदी है, अब नदी का षष्ठी हो गया नद्याः और योग्यम, आंसर इसका अर्थ हो गया नदी के पीछे। तो अनु नदी का विग्रह कहेगा तो नद्याः पश्चात या नद्याः योग्यम दोनों हो सकता है। अब गंगायाः योग्यम का समस्त पद बनाना है यानी समास, तो योग्यम के बदले या पश्चात के बदले अनु ही निकलता है और गंगायाः में से मूल शब्द गंगा निकला, लेकिन आ को हटाकर अ प्लस म हलंत जोड़ा गया, अनुगंगम आंसर बना। इच्छायाः योग्यम है तो अनु प्लस इच्छा निकलेगा तो आंसर बना अन्विक्षा। अनु जो इच्छा से बनेगा आपको अन, उ का व हो जाता है और ई लग गया, अनु है तो अनु जो इच्छा को अगर हम जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं अनु जो इच्छा को जोड़ करके ये यन संधि से न का अनु के उ का व बन गया और न आधा बचा, अनव, और इसमें ई लगा तो व में न लगकर आधा बन बाहर नहीं लिखा जाता है तो इसे भी अंदर में लिया गया। अनवीक्षा तो छा का आ हटा के महलंत जोड़ेंगे, अनवीक्षम आंसर बना। मानस योग्यम है तो यहाँ पर अनु निकलेगा प्लस मान निकलेगा प्लस महलंत लगेगा, अनुमानम। अनु और उद्यान को जोड़ेंगे तो दीर्घुकार हो जाएगा, अनु द्या न, अ से अंत है तो महलन जोड़ेंगे। अनुद्यानम बगीचा के योग्य, जैसे यह वृक्ष बगीचा के योग्य है तो वहां पर प्रयुक्त यही होगा, उद्यानस्य योग्यम या अनुद्यानम। अब बलश योग्यम है तो यहाँ पर अनु निकला, बल निकला, अ से अंत हो रहा है तो महलंत जोड़ा गया तो अनुबलम। फिर कालस योग्यम है तो यहाँ पर भी अनु निकला, मूल शब्द काल निकला और अ से अंत हो रहा है तो महलंत जोड़ा गया, अनुकालम। कालस योग्यम, समय के योग्य या अनुसार भी दे सकते हैं, इच्छा के अनुसार, सम्मान के अनुसार, बगीचा के अनुसार या योग्य। खासकर यहाँ योग्यम है तो योग्य ही देंगे अर्थ में। अनुसार अनतिक्रम में वाला में भी होता है, यानी उल्लंघन न करके जहाँ हम पढ़ाएंगे वहाँ आप लोग अनतिक्रम में का के अनुसार देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।